Assalamualaikum students of class 8. Welcome to online class. How are you all? I hope you are healthy and safe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। Introduction of operating system OS. An operating system is a software which performs all the basic tasks like booting the computer, file management, memory management, process management and controlling peripheral devices such as hard disk, printer, etc. It manages computer resources efficiently. Most common operating system are DOS, Windows, Linux, Android, Mac OS and iOS. तो ऑपरेटिंग वर्ड का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग का मतलब होता है काम करना या चलाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है जो हमारे कंप्यूटर के सारे काम करवाता है, उसके जो भी फंक्शंस हैं वो सब करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें कुछ फंक्शंस की एग्जांपल दी गई है, जैसे बूटिंग, कंप्यूटर को ऑन करना, फाइल मैनेजमेंट, सारी फाइल्स को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस यानी हमारी इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उन सबको कंट्रोल करना, उनकी सेटिंग करना, ये सब कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। इसमें हमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल भी दी गई हैं, जैसे डॉस, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैकओएस एंड आईओएस, जिसमें से आपने कुछ यूज़ भी किए हैं, कुछ के बारे में आपने सुना भी है। हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो विंडोज़ होते हैं, हमारे जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड होते हैं। और आपने एप्पल के मोबाइल्स और मैकबुक्स के बारे में सुना होगा, तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? मैकओएस एंड आईओएस। Function of operating system. Operating system manages every activity of a computer. It is the master control program that provides an interface for a user to communicate with computers. System software and application software run on operating system as shown in figure 2.2. Operating system perform the following function. अब हमने ये बात तो की कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन उसमें कुछ खास फंक्शन होते हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे आते हैं बूटिंग। Booting is the process of starting the computer operating system. It checks the computer resources and makes it ready to perform different tasks. अब बूटिंग वो प्रोसेस होता है जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए जो स्टार्ट करता है वो कौन करता है? उसे क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम अपने फोन्स ऑन करते हैं तो लिखा हुआ आता है कि प्रिपेयरिंग एंड्रॉयड, तो वो प्रिपेयरिंग क्या प्रिपेयर हो रहा होता है? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को प्रिपेयर कर रहा होता है चलाने के लिए, फंक्शन करने के लिए। रिसोर्स मैनेजमेंट। Operating system manages all the hardware and software resources. This include allocation and deallocation of processor, memory, access to share cache, memory and access to network resources. अब रिसोर्स कहते हैं ज़राए को, तो जाहिर सी बात है जब हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स हैं तो उनको मेमोरी भी वो एक ही यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क उनको एक ही मिल रहा है, नेटवर्क यानी हमारा जो डेटा है वो भी एक ही मिल रहा है। तो फिर कौन देखेगा कि किस चीज़ को कितना डेटा का चाहिए, किस चीज़ को कितनी मेमोरी चाहिए, वो सब कौन देखता है? रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रीटर। वी इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूज़र इंटरफेस. Command interpreter is one of the parts of operating system which reads the command from user, interprets them and translates them into machine language instructions that the computer hardware can understand. अब आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है? बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करता है। उसकी अपनी एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है, लेकिन हम वो लैंग्वेज नहीं समझते, हम उसे किस में कमांड्स देते हैं? इंग्लिश में कमांड देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमारे कमांड्स, हमने जो इंग्लिश में कमांड्स दिए हैं उनको चेंज करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर समझ सके ताकि हम उसे क्या कमांड दे रहे हैं। Then comes memory management. Memory management module performs the task of allocation and deallocation of memory space to programs and data in need of these resources. अब memory management ये करता है कि हमारे पास जो मेमोरी है, जैसे हार्ड डिस्क की मेमोरी, सॉफ्ट डिस्क की मेमोरी, तो उसको वो देता है कि कौन सी चीज़ को कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए, कौन सी चीज़ को कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए, कौन सी चीज़ कौन सी मेमोरी डिस्क में जानी चाहिए। ये सब मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू होती है। Input output management. An operating system provides the device driver to facilitate input output functions involving input output devices. That device drivers are software that control input output devices through their controllers. अब हमारे कंप्यूटर में ना सिर्फ CPU तो नहीं होता, उसके साथ अलग अलग इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे हमारा मॉनिटर है, हमारा माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, तो इन सब की भी कुछ सेटिंग्स और फंक्शंस होंगे। ये सब फंक्शंस भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है।
File management. It manages all the file related activities such as organization, storage, retrieval, naming, sharing and protection of files. अब हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स भी सेव करते हैं, अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं, कुछ में इमेजेस होते हैं, कुछ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इन सब की नेमिंग यानी उनको नाम देना, उनको किस जगह पे रखना यानी उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर जब वो डिवाइसेस मांगी जाए तो उनको देना, ये सब कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है थ्रू फाइल मैनेजमेंट। Process management. A process is a job or activity to be performed by the system. Process management manages creation, deletion, suspension and resumption of process. The term process refers here to program code that has been loaded into a computer's memory for execution by the central processing unit CPU. In a multi-programming system, there will be a number of computing processes. The operating system must ensure that each process gets a fair share of the CPU's time. The OS decides the order in which processes have access to the processor and how much processing time each process should get. This function of OS is called process scheduling. अब हम बेसिकली कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो उसे क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस कहते हैं कोई भी जॉब या कोई भी काम सरअंजाम देना जो कि कहा जाए। तो जैसे हमने इंस्टॉलिंग का कहा तो ये हमने उसे क्या किया? एक प्रोसेस करने को कहा। तो कंप्यूटर की ये सेटिंग कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। अच्छा, अब हमारे कंप्यूटर में एक टाइम में एक काम तो हो नहीं रहा होता, एक प्रोसेस नहीं होता, बल्कि अलग अलग काम एक ही वक्त में चल रहे होते हैं। इंस्टॉलिंग भी चल रही होती है, हमारी कोई ऐप रन कर रही है, हमने कोई ऐप चलाई हुई है तो उसकी प्रोसेसिंग भी हो रही होती है। तो फिर ये सब कंप्यूटर मैनेज करता है कि कौन से काम को, कौन सा प्रोसेस को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कौन से प्रोसेस को कम टाइम देना चाहिए, कौन सा प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उससे सबसे पहले अंजाम दिया जाएगा, कौन सा प्रोसेस अगर लेट भी हो जाए तो कोई इतना मसला नहीं है तो उसे फिर लेट करेगा। तो ये सब क्या कहलाती है? प्रोसेस शेड्यूलिंग। उसके बाद आता है यूजर मैनेजमेंट। In modern operating system, user management describes ability of administrator to control user access to various computers. It refers to like software, input-output devices, storage system and network. अब यूजर मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि यूजर यानी जो कंप्यूटर यूज कर रहा है उसके लिए सेटिंग करना आसान बनाता है ताकि हमें भी कोई मुश्किल ना हो। तो ये कुछ फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेस। An interface is a program that allows a user to interact with the computer or another computer over a network. A user interface (UI) is the part of operating system, program or devices that allows the user to enter and receive information. There are many types of user interfaces. Two most common user interfaces are discussed below. इंटरफेस हमने पहले ब्रीफली डिस्कस किया कि इंटरफेस एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज और कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज है। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम भी समझ सकें और कंप्यूटर भी समझ सके, ताकि हम इंफॉर्मेशन दें तो वो कंप्यूटर को समझ में आए और फिर कंप्यूटर से वापस जो इन्फॉर्मेशन आए वो हमारी समझ में आए। तो ये सब किसके थ्रू होता है? इंटरफेस के थ्रू होता है। अब वैसे तो इंटरफेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो कॉमन टाइप्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। तो नंबर 1 आता है कमांड लाइन इंटरफेस। अ कमांड लाइन इंटरफेस CLI इज अ स्क्रीन और टेक्स्ट बेस्ड representation in which the user types the command on place called prompt to operate the computer. Command contains a string of characters. CLI is difficult to use because the user has to remember the commands and their syntax, but it is fast in use because text mode takes less resources. It was primarily provided to users by computer terminals on Unix and personal computer including MS-DOS and Apple-DOS. अब कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड बेसिकली वर्ड होता है जो कोई फंक्शन करने का बोलता है, तो हमें कमांड लाइन से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या यूज़ होंगे? वर्ड्स और टेक्स्ट यूज़ होगा, यानी हमें कुछ टाइप करना पड़ेगा और उसके थ्रू हमारी फंक्शनिंग होगी। मतलब इसका ये वैसे तो बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन इसका डाउनवर्ड जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमें इसमें ज़्यादा टाइप करना पड़ रहा है, तो हमें हर कमांड याद रखना पड़ता है। जैसे हमें याद रखना पड़ा है कि डिलीट का कमांड क्या है? DEL। तो इसी तरह हमें रनिंग कुछ रन करना है तो उसका कमांड क्या है? RUN रन। तो उस तरह हमें हर काम के लिए कमांड्स याद रखने पड़ेंगे, जो कि मुश्किल हो जाता है। हम हर चीज़ के लिए कमांड याद नहीं रख सकते, तो ये इसका थोड़ा डाउन पॉइंट है। अभी हमें कौन से कंप्यूटर्स में मिलता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है, MS-DOS में मिलता है और Apple-DOS में। उसके बाद आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
A GUI provides a user-friendly environment where user can interact with computer through graphical objects such as menus, icons, buttons, and other graphical objects. It is easy to use as users are supposed to just click on a picture to run commands without memorizing them. GUI is slower than CLI as graphical mode takes more memory and resources. Windows and iOS are the example of GUI. अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यानी इमेज, तो हमें इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या यूज होंगी, इमेजेस यूज होंगी। यहाँ पे हमें कोई भी काम करने के लिए कुछ टाइप करना नहीं पड़ रहा, बल्कि हमें इमेजेस दी गई हैं, उन्हें देखकर हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे माई कंप्यूटर ओपन करना है तो मेरे पास माई कंप्यूटर का आइकन यानी एक इमेज बनी हुई होती है, एक छोटा सा कंप्यूटर बना हुआ होता है, उस पर मैं क्लिक कर दूंगी तो मेरा माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। तो ये यूज़ करने में इजी है, हमें कोई चीज़ याद नहीं रखनी पड़ रही, या ऐसा नहीं हो रहा कि हम कुछ भूल जाएंगे तो हमारा वो काम नहीं हो सकेगा। नहीं, हमें सिर्फ एक इमेज देखनी है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि ये किस चीज़ के लिए किस चीज़ का आइकन है, और फिर उसे हम आसानी से उस पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका डाउन पॉइंट ये है कि ये बहुत ही स्लो चलता है, क्योंकि इसे ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, तो इसलिए ये थोड़ा स्लो चलता है कमांड लाइन इंटरफेस के मुकाबले में। अब ये हमें मिलता है विंडोज़ में और iOS में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ओएस, टाइम शेयरिंग ओएस, रियल टाइम प्रोसेसिंग ओएस। तो कंप्यूटर सिर्फ हमारा पर्सनल कंप्यूटर तो यूज़ नहीं होता जो हम घर में यूज़ करते हैं, अलग अलग जगहों पे कंप्यूटर अलग अलग काम के लिए यूज़ होता है। जैसे हॉस्पिटल्स में रजिस्टर पे जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन रखने के लिए होता है। देन कुछ डॉक्टर्स कंप्यूटर यूज़ करते हैं जिनमें वो डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह होगी। कुछ कंप्यूटर्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग सर्जरीज यूज़ होते हैं, जैसे रोबोट्स आजकल सर्जरीज कर रहे हैं तो उनके लिए भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर हम फैक्ट्रीज में देखें तो वहाँ पे फैक्ट्रीज में कुछ काम रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहे हैं, तो उनके लिए हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। तो चलें ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स डिटेल में पढ़ते हैं। Single user and multi-user operating system. In a single user operating system, a single user can access the computer system at a time. These types of operating system are commonly used. DOS for PCs and Windows 98 for PCs are example of single user operating system. अब देखिए यहाँ पे सिंगल यूज़र आ रहा है, यानी मतलब एक वक्त में एक ही यूज़र यानी कंप्यूटर एक वक्त में एक ही इंसान चला सकता है, तो फिर उसी के प्रोसेस सिर्फ होंगे, दो लोग एक वक्त में एक कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, या दो कंप्यूटर्स के प्रोसेसेस एक साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं हो सकते। अब ये हमें किस में मिलेगा, ये डॉस में मिलेगा और विंडोज़ 98 में मिलेगा। उसके बाद आता है अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द मेमोरी एंड रिसोर्सेज अमंग द वेरियस यूजर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। लिनक्स एंड यूनिक्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दूसरा हमारे पास आता है मल्टी यूज़र। मल्टी यानी दो या दो से ज़्यादा, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे एक साथ चलाया जा सकता है। फिर वो कंप्यूटर अपनी ये मैनेज करता है, देखता है कि कौन से यूज़र को कितना टाइम देना है, कौन से यूज़र को कितना टाइम देना है, लेकिन दो यूज़र एक साथ कंप्यूटर चला सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें किस में दिखता है, लिनक्स और यूनिक्स में। उसके बाद आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। General term of batch processing is used for programs that are executed with minimum human interaction. This type of operating system does not interact with the computer directly. Each user prepares his job and submits it to the computer operator. To speed up the processing, jobs with similar needs are batched together and run as a group by an operator. The main function of a batch processing system is to automatically keep executing the jobs in a batch. अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि एक तरह के काम जो होते हैं वो एक साथ ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। बैच का मतलब ये होता है कि बहुत एक जैसी चीज़ें इकट्ठा करके देना, तो एक जैसे काम जिनमें एक जैसी हमें काम करना होता है वो एक साथ होते रहते हैं, और इसमें हमें यूज़र का इंटरेक्शन यानी ह्यूमन का इंटरेक्शन बहुत कम चाहिए होता है। हम हर काम के लिए हमें ह्यूमन नहीं चाहिए होते, हम एक बार प्रोग्राम फीड करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देंगे और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद काम करता रहेगा। अब इसके फ़वाइद कुछ बताए गए हैं। द बेनिफिट्स ऑफ बैच प्रोसेसिंग आर बैच सिस्टम कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज़र। इसका पहला फ़ायदा तो ये कि इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मल्टीपल यूज़र यानी दो और दो से ज़्यादा यूज़र्स एक साथ चला सकते हैं। द आइडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस।
ये फारिग नहीं रहता, साथ साथ एक साथ काम होते जाते हैं, तो बीच में फारिग वक्त बिल्कुल भी नहीं रहता, बल्कि एक साथ काम लगातार होते रहेंगे। नेक्स्ट जॉब स्टार्ट जस्ट आफ्टर द करंट वन। अच्छा, अब एक काम हो गया तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रुकता भी नहीं है, बल्कि अगला काम भी साथ के साथ करवाता रहता है। उसके बाद आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग इज अ मेथड दैट अलाउज मल्टीपल यूजर टू शेयर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। Multiple user can use a specific computer at the same time in different places. A time-sharing operating system is that in which from many tasks, each task is given some time to execute so that all processes run smoothly without any problem. Multiple jobs are executed by the CPU by switching between them. As the system switches rapidly from one task or user to the other, a short time slot is given to each task or user for their execution, and all feel that system is not shared. Thus, the user can receive an immediate response. For example, in a transaction processing, the processor executes each user program in a short time. These systems are also known as multitasking system. The task can be from single user or from different user. Also, the time that each task gets to execute is called quantum. After this time interval is over, OS switches over to the next time. अब इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके बैंक्स में यूज होता है। इसमें होता है ये कि अलग तरह के यूजर एक ही वक्त में सारे प्रोसेसेस कर सकते हैं, यानी एक ही वक्त में अलग अलग यूजर अलग अलग टास्क देगा और वो एक साथ होते रहेंगे। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग आजकल चल रही है, तो एक साथ कितने लोग पैसे निकलवा सकते हैं, कितने लोग पैसे डलवा रहे हैं, तो ज़्यादातर यूज़र एक साथ एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर हर यूज़र को अपना अलग टाइम देता है और वो इतना जल्दी ये काम होता है कि किसी यूज़र को पता नहीं चलता कि इसके बीच में गैप आया है। उसके बाद आता है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। A real-time processing operating system is a time-bound operating system which has fixed time limit. Processing has to be done within the defined time limit, otherwise system will be failed. Real-time process system classified in two types. अब रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम जो इसमें ये होता है कि ये टाइम बाउंड होता है, यानी इसमें हर काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड में ये काम होना चाहिए, वरना ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है। अब इसकी भी दो टाइप्स आती हैं। हार्ड रियल टाइम सिस्टम। अ हार्ड रियल टाइम सिस्टम guarantees that critical tasks complete on time. Even the shortest delay or urgency is not acceptable. Here system should meet the deadline. Missile systems and air traffic control system are the best examples of a hard real time system. अब हार्ड रियल टाइम सिस्टम में ये होता है कि टाइम बिल्कुल फिक्स टाइम पे, जो भी हमारा काम है वो बिल्कुल फिक्स टाइम पे होना चाहिए। जो टाइम हमने कंप्यूटर को दिया गया उसी फिक्स टाइम पे होगा, ना उससे एक सेकंड पहले होगा ना एक सेकंड बाद, बिल्कुल जो टाइम दिया गया है एज इट इज उसी टाइम पे उसी वक्त होगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी हमारे जो एयरप्लेन्स चल रहे होते हैं उनका जो ट्रैफिक कंट्रोल है कि कौन सी रोड पे कौन सा एयरप्लेन कितने टाइम के लिए रहेगा, इसके कंट्रोल कौन से ओएस से होती है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम से। और फिर मिसाइल सिस्टम, जो मिसाइल वॉर्स में आपने देखा होगा मिसाइल फायर होते हैं, तो उनकी फायरिंग का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतने बजे ये मिसाइल फायर होगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी टाइम पे वो मिसाइल फायर करता है। इसकी सेकेंड टाइप आती है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। In this time constraint is less strict. The meeting of deadline is not compulsory for each task every time. A critical real-time task gets priority over other tasks until it completes. It does not guarantee that tasks will be completed in defined time but before a certain time and according to the priority. Online transaction system, airline ticket reservation in which reservation could be delayed but should be done after checking available seats and completed before airplane flight, etc. are the examples of soft real time system. अब soft real time में टाइम बिल्कुल एक ही टाइम पे चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, इसमें भी हम लिमिट देते हैं कि आप जैसे हमने कंप्यूटर को बोल दिया कि ये काम मुझे एक हफ्ते में चाहिए या ये काम मुझे इतने डेज में चाहिए, तो हमने एक लिमिट दी, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया कि मुझे 3 बजे काम चाहिए तो 3 बजे ही होना चाहिए, नहीं, इसमें टाइम थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट होता है। जैसे अगर हमें कोई एयरप्लेन की टिकट बुक करवानी है तो जाहिर सी बात है एयरप्लेन की फ़्लाइट जिस दिन होगी उस दिन तक का टाइम हाँ कंप्यूटर के रिजर्वेशन के लिए है, तो हम उस टाइम से तक करवा सकते हैं, फिर चाहे हम 2 दिन पहले करवा लें या टाइम से 1 घंटा पहले करवा लें, वो जिस वक्त टाइम मिलेगा उस वक्त हो जाएगा। Software installation. Software installation is the process of making program ready for execution.
Software installation or installer is a computer program that installs files such as application, drivers or other software onto a computer. Software is installed onto a computer by various means. They can be downloaded from the internet. They can also be installed from an installation CD or DVD or from a USB flash drive. अब हमारा जो कंप्यूटर है वो किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको भी एक तरह से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं, या तो हमें मार्केट से सीडीज़ मिल जाती हैं सॉफ्टवेयर की, वो हम उससे इंस्टॉल कर देते हैं, या आजकल हमारे पास यूएसबीज़ हैं तो हम यूएसबीज़ के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके बाद दिया गया कि आप विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका कुछ तरीका बताया गया। याद रहे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के लिए है, तो अगर हम कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें तो उसका तरीका अलग होगा, ये सिर्फ विंडोज़ के लिए है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट एसेंशियल सॉफ्टवेयर एंड देयर आर मैनी operating systems available. Windows is the most commonly used operating system which is developed by Microsoft. Choosing an operating system depends upon the hardware that we have. To maintain compatibility between hardware and software, the operating system vendor specifies the minimum hardware requirement. For installing Windows 10, we will need at least the following configuration. अब ज़ाहिर बात है, सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तभी तो बूटिंग होगी और हमारा कंप्यूटर ऑन होगा। उसके बाद फिर हम अपनी यूजेज के हिसाब से हमें क्या काम करना है उसके हिसाब से दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। और आजकल जो सबसे नॉर्मल यूज सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है। हमारे कंप्यूटर में मोस्टली विंडोज़ ही इंस्टॉल होता है, बाकी आजकल इतने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं होते। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले, विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा सीपीयू दोनों कंपैटिबल हैं, यानी दोनों एक दूसरे के लिए उनकी यूजेज एक दूसरे के साथ हो सकती है। अगर मैं सीपीयू पुराना लूँगी और विंडोज़ मुझे लेटेस्ट चाहिए और लेटेस्ट विंडो इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा सीपीयू पुराना है, उसमें वो फंक्शंस नहीं है जो कि नए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए। उसी तरह अगर मेरा सीपीयू बिल्कुल न्यू है, नई जनरेशन का है, लेकिन मैंने विंडोज़ अपनी 6 यूज़ किए या 5 यूज़ किए, तो उसमें भी फिर जाहिर सी बात है सीपीयू मेरा लेटेस्ट है, वो फास्ट चलता है, लेकिन विंडोज़ उसके हिसाब से नहीं है, तो फिर वैसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो इस वजह से जैसे विंडोज़ का लेटेस्ट एडिशन आता है उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, वो देख के ही हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे विंडोज़ 10 की रिक्वायरमेंट दी गई है। प्रोसेसर 1 GHz, स्पीड ऑफ CPU शुड बी एटलीस्ट 1 GHz। अब अगर हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पहले तो हम प्रोसेसर चेक करेंगे कि हमारा CPU प्रोसेसर 1 GHz होना चाहिए, यानी CPU की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1 GHz। उसके बाद आ जाती है मेमोरी, 1 GB फॉर 32 बिट और 2 GB फॉर 64 बिट रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। 32 बिट एंड 64 बिट आर डेटा यूनिट। अब इसमें बताया गया है कि यहाँ तो 1 GB होनी चाहिए 32 बिट के लिए, यहाँ तो 2 GB होनी चाहिए 64 बिट के लिए। अब जैसे हम इससे कम अगर होगी तो उसमें इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, हमारा रैम और रोम 1 GB या 2 GB होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है स्टोरेज, 32 GB हार्ड डिस्क स्पेस शुड बी एटलीस्ट 32 GB। अब जाहिर सी बात है हम एक चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल होने वाली चीज़ भी तो अपनी जगह लेगी ना, तो उसकी जगह हमारे पास कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 32 GB हमारे पास स्पेस बची भी होनी चाहिए ताकि हम ये इंस्टॉल कर सकें। उसके बाद आ जाता है ग्राफिक कार्ड, डायरेक्ट X9 और लेटर विथ VDDM 1.0 ड्राइवर ग्राफिक कार्ड्स इफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट प्रोड्यूसेस इमेजेस सीन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ग्राफिक कार्ड हमारे पास वो कार्ड होता है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर स्क्रीन पे इमेजेस देख सकते हैं, तो उसकी भी हमें दी गई है कि वो डायरेक्ट X9 या उसके बाद WDDM 1.0 होना चाहिए। अब डिस्प्ले हमारे मॉनिटर की बेसिकली वो है कि हमारे मॉनिटर कैसा होना चाहिए, तो मॉनिटर डिस्प्ले हमारे पास क्या होना चाहिए, 800x600। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। अगर हमारा CPU मॉनिटर उसमें ये सब चीज़ें हैं तो हम अपना विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम इंस्टॉलिंग प्रोसेस पे आएंगे। इंसर्ट द विंडोज़ इंस्टॉलेशन DVD फ्लैश ड्राइव। आप जिस भी चीज़ से अपना इंस्टॉल कर रहे हैं, DVD से कर रहे हैं या USB से कर रहे हैं, वो आप अपने CPU में डालेंगे।
रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। वेट अप फॉर द फर्स्ट सेटअप स्क्रीन, आपके पास एक स्क्रीन आनी चाहिए, उसका आप इंतजार करेंगे जहां से आपकी सेटिंग होगी। प्रेस और होल्ड Del2 और F2 टू एंटर द बायोस स्क्रीन, आपके पास अब सेटअप स्क्रीन आ गई, उसके बाद अब डिलीट को आप क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे या F2 दबाएंगे। लोकेट द बूट ऑर्डर बूट सीक्वेंस, आप अपना बूट ऑर्डर देखेंगे कि आपको किस तरह उसको स्टार्ट करना है। सेलेक्ट बूट ऑर्डर बूट सीक्वेंस एज पर योर इंस्टॉलेशन सोर्स, अब आप ये चीज़ आप चेक करेंगे इस तरह से कि आप किस चीज़ से इंस्टॉल कर रहे हैं, आप USB से कर रहे हैं, DVD फ्लैश ड्राइव से कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप अपनी ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद आता है सेलेक्ट एनी ऑप्शन, अपग्रेड कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो अपग्रेड का ऑप्शन आ जाता है, आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, या तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। कस्टमाइज का मतलब होता है चेंज करना, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इंस्टॉल करने से पहले कुछ सेटिंग्स चेंज कर लूँ, तो आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में जाके सेटिंग्स चेंज करके फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। सेलेक्ट एनी ड्राइव फॉर इंस्टॉलिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अब आप वो ड्राइव सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। फॉलो द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं स्क्रीन पे, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे कि वो आपको जो भी कह रहा है आप वो करेंगे और आपका विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास दूसरा सॉफ्टवेयर जो आता है वो ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, और हम देखेंगे कि वो कैसे इंस्टॉल होता है। Windows is an operating system which needs to install other software to make the best use of our computer. Office automation software is the most common software package that we install on our computer. Office automation software is a group of computer programs that help users in their daily work. Generally, you will find MS Office in the school lab offices and other places. MS Office contains a word processor, MS Word, spreadsheet, MS Excel, multimedia presentation, MS PowerPoint, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MS Access एंड ईमेल एप्लीकेशन MS Outlook। अब उसके बाद हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम अपने यूज़ के मुताबिक अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन में हम अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए और ऑफिस वर्कर्स के लिए, क्योंकि इसमें होता है ये कि एक वर्ड प्रोसेसर है जिससे आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो ये स्टूडेंट्स के लिए और ऑफिस वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफिस ऑटोमेशन में हमें एक्चुअली 5 चीज़ें मिलती हैं, एक वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यानी MS वर्ड, स्प्रेडशीट MS एक्सेल हमारी स्प्रेडशीट होती है जिसमें हम अपनी लिस्टिंग और ग्राफ और चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट, हमें कोई प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन जो कि स्क्रीन पे दी जा सके, तो उसके लिए हमारे पास होता है MS पावर पॉइंट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं MS Access एंड ईमेल एप्लीकेशन, और ईमेल हम एक दूसरे को भेजते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं MS Outlook। अब हम इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं। To install MS Office package, we need to take following steps. Run the MS Office setup from USB, DVD और hard disk backup. अब जाहिर बात है इसकी भी USB या CD से आप इसको चलाएंगे पहले तो उसमें इंस्टॉल करने के लिए। Check the box marked I accept the terms of this agreement and click on continue. अब उसके बाद जैसे आपने अपनी USB जिसमें आपके पास इंस्टॉलेशन पैकेज था MS Office का वो डाली, तो आपके पास एक बॉक्स बन के आएगा जिसमें आता है टर्म्स एंड कंडीशन यानी शर्त और शराइत, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर किसकी तरफ से दिया गया, एक कंपनी की तरफ से दिया गया, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी की शर्त और शराइत होंगी, तो उसके लिए एक आपके पास एग्रीमेंट बॉक्स आ जाता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एंटर प्रोडक्ट की, अब क्योंकि ये एक चीज़ खरीदने वाली चीज़ है, ये एक प्रोडक्ट है तो उसकी प्रोडक्ट की होती है, प्रोडक्ट की यानी आप जो चीज़ खरीद रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक नाम, तो वो आप उसमें डालेंगे। क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज प्रोसीजर, अब दोबारा आपके पास ऑप्शन आ जाता है इंस्टॉल नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसी वक्त इंस्टॉल हो जाएगा। या कस्टमाइज प्रोसीजर, आपको कोई अलग से सेटिंग करनी है इसमें तो आप किसमें चल जाएंगे, कस्टमाइज प्रोसीजर। सेलेक्ट द पैकेज विच यू वांट टू इंस्टॉल, क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। अब उसके बाद MS ऑफिस अब अलग अलग तरह के पैकेजेस दिखाते हैं, एक आपके पास फ्री पैकेज होता है, एक आपके पास मंथली पैकेज होता है, एक आपके पास ईयरली पैकेज होता है, उनकी अलग अलग प्राइसेस होती हैं, तो आपको जो पैकेज चाहिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फ्री वाला चाहते हैं
तो आप फ्री वाला सेलेक्ट करेंगे, उसमें कुछ फंक्शन कम होते हैं। उसके बाद अगर आप मंथली चाहते हैं तो मंथली सब्सक्राइब करेंगे या ईयरली जो आपको सही लगे। उसके बाद क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ पे, देन इंस्टॉलेशन बिगिन। उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली आपने इंस्टॉल नाउ किया तो आपकी वो MS ऑफिस जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। MS ऑफिस इंस्टॉलर विल नोटिफाई ऑटोमेटिकली आफ्टर फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन। उसके बाद वो इंस्टॉल होता रहेगा। आप अपने कंप्यूटर पे कुछ और करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका MS ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Before installing MS Office, make sure that your hardware and software meet with the minimum requirement for the version of MS Office that you want to install. अब दोबारा क्योंकि ये भी एक सॉफ्टवेयर है तो इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। हमारा CPU और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस हिसाब का होना चाहिए जो हम MS Office का वर्जन इंस्टॉल करें। अगर हम लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें MS Office का तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। The minimum requirements may differ from version to version. For MS Office 2013, the minimum requirements are 1.6 GHz processor, 1 GB RAM, 3 GB hard disk free space, minimum Windows 7 operating system and graphic driver. अब अलग अलग वर्जन की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। आप अगर MS ऑफिस के पुराने वर्जन्स देखेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, उनको मेमोरी कम चाहिए होगी और ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनको लेटेस्ट एडिशन नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर आप MS ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन की बात करेंगे तो जाहिर बात है उससे मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन भी लेटेस्ट चाहिए होगा। अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं MS ऑफिस 2013 की। 2013 वाले MS ऑफिस के वर्जन की रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं। वो क्या है, हमें चाहिए होगा 1.6 GHz प्रोसेसर, ऐसा प्रोसेसर जिसकी स्पीड 1.6 GHz हो, 1 GB हमें रैम चाहिए होगी, 3 GB हार्ड डिस्क फ्री स्पेस चाहिए होगी, यानी हमारे पास 3 GB खाली स्पेस होनी चाहिए ताकि हम इंस्टॉल करें। मिनिमम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिक्स ड्राइवर। अब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम एटलीस्ट विंडोज 7 चाहिए और उसी के हिसाब का ग्राफिक कार्ड या ग्राफिक ड्राइवर चाहिए। उसके बाद आता है इंस्टॉलिंग एंटीवायरस। To keep our computer secure from free from viruses, we need to install an antivirus software. A number of free antivirus software are available online. AVG, Avast, Avera, and Kaspersky are some of the free antivirus software. These days, we need to download installation file from respective antivirus software and run it, but make sure that computer have the access of internet. After running the installation file, antivirus software will be automatically installed on our computer. अब आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई नया कंप्यूटर कोई लेता है या मोबाइल फ़ोन लेता है तो हम सबसे पहले इसमें कोशिश करते हैं कि हम एक एंटीवायरस इंस्टॉल करें। एंटीवायरस होता क्या है? एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से सेफ रखती है। वायरस बेसिकली हमारे कंप्यूटर में कोई भी एरर आ सकता है जो कि हमारे फाइल्स को गायब कर सकता है, उनको डिलीट कर सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, वायरस आ जाती हैं। वायरस असल में हम कभी कभार कुछ ऐसी एप्लीकेशंस ओपन कर लेते हैं जो ख़राब होती हैं, उनकी वजह से हमारे पास वायरस आ जाते हैं। अब आजकल हमें एंटीवायरस बहुत सारे ऑनलाइन फ्री में मिल जाते हैं, यानी हमें कोई भी USB की ज़रूरत नहीं है एंटीवायरस को इंस्टॉल करने के लिए, किसी CD की ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन जाके कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं AVG, Avast, Avera एंड Kaspersky। ये हमें ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो बस ऑनलाइन इंस्टॉल करने के लिए हमें बेसिकली जैसे हम अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हम जाके एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि हमारा इंटरनेट ऑन होना चाहिए। और जाहिर सी बात है क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो इंटरनेट के बगैर इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं हमारी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाता है तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है। Most important component of an antivirus system is the virus database, which antivirus software updates time to time. We must update our virus database for preventing virus threats. अब इम्पॉर्टेंट काम यह है कि एंटीवायरस को भी हम टाइम टू टाइम दोबारा अपडेट करते रहें ताकि अगर कोई नया वायरस आ रहा है तो वो उसको भी ख़त्म कर दे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे एक नई अपडेट आ जाए एंटीवायरस की तो उसको अपडेट करते रहें। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी एंड होता है। चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया। आपका इसका कुछ काम क्लास में हो चुका था और कुछ काम मैंने आपको अब दे दिया, आप ऑफिस से ले सकते हैं। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये काम करके अपनी कॉपीज भेज दें ताकि आपके काम चेक हो जाए। अल्लाह हाफिज़।